उमेश शर्मा काऊ, तूने माँ का दूध पिया है तो क्या कर सकता है तू हमारा? जो मैं कहता हूँ वही मुख्यमंत्री करता है। अब जो काऊ बोलेगा वो मुख्यमंत्री को करना पड़ेगा, ऐसा ये कहते हैं। सुना है मैंने ऐसे कहते हुए, खुद मेरे से कहा इन्होंने कि तू चिंता क्यों कर रहा है, ये तो जो मैं कहूँगा वो मुख्य धामी को करना पड़ेगा। तो मैंने कहा भाई हो सकता है, आप सुपर सीएम हो, हम सीएम तो धामी जी को मान रहे थे। काऊ जी से आपका पर्सनल मतभेद है या क्या मामला है कि आप उन्हें कुछ नोटिस भेजते हैं, कुछ मामले में उन्हें केस में लेते हैं, तब तक काऊ जी भी आपके ऊपर कुछ केस कर देते हैं? अपनी पत्नी के नाम पे 2013 और 14 में 44 बीघे जमीन ली और उस जमीन पे एक सड़क बनवाई सरकारी पैसे का दुरुपयोग करते हुए। जब हमने उन मामलों को उठाया तो इन्होंने मेरे खिलाफ संगीन धाराओं में फर्जी मुकदमे कायम करवाए और फिर उसके बाद पर्यटन विभाग से हमारा जो होटल का लाइसेंस है उसको निलंबित कराने का काम काऊ कर रहा है। खनन का भंडारण है, उसके टीले पर खड़े होकर के आपने वहां पर कार्रवाई करवाई। सुबोधनी शर्मा के नाम पर इन्होंने दुबड़ी में, डिस्ट्रिक्ट टिहरी गढ़वाल में दुबड़ी तोक में एक स्टोन क्रैशर लगाया हुआ है जो कि नियमों के बिल्कुल विपरीत है। और मालदेवता में डिग्री कॉलेज के पास, इंटर कॉलेज के पास और शिव जूनियर हाई स्कूल के पास रिटेल भंडारण का लाइसेंस लिया हुआ है। तो वो रिटेल भंडारण की आड़ में तमाम नदियों से चोरी चकारी करते हुए सारा स्टॉक वहाँ पर किया गया है। हमने कहा कि वहाँ पर मानकों की अनदेखी की गई है। उसके बाद से तो उसके तन बदन में फिर आग लग गई और वो इतने घटिया स्तर पे उतरा हुआ है कि अधिकारियों को प्रताड़ित कर रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, तहसील में बैठा हुआ है। पटवारी को हमने कहा भाई ये तुमको चपड़ासी नहीं बना सकता, इसकी बाप की हिम्मत नहीं है कि तुमको जो है चपड़ासी बना दे। परंतु इतना जरूर है कि अगर गलत काम करोगे, गलत रिपोर्टें लगाओगे, हमको परेशान करोगे तो कोर्ट जरूर तुमको जो है घर बिठा देगा। तो हमने तो सिर्फ राजस्व बढ़ाने का काम किया है, तो उसमें गलत क्या हो? अवैध खनन कर करके आप लोग जो है ये अवैध उससे आप राजस्व बढ़ा रहे हैं। तो अपने घर पे क्यों नहीं करा आपने? अगर भंडारण करना है तो उनके जो पार्टनर हैं किशन सिंह नेगी, जो यहाँ के मिनी विधायक हैं, अपने घर पे करवाए ना भंडारण, अपनी जमीन पे करवाए भंडारण। कि नशे के कारोबार को जो है उमेश शर्मा काऊ का संरक्षण, जो खनन माफिया हैं उनको उमेश शर्मा काऊ का संरक्षण। अरे संरक्षण क्या, तो उमेश शर्मा काऊ सीधा संलिप्त है अपनी पत्नी के माध्यम से। अगर वो विकास नहीं कर रहे होते तो जनता मूर्ख थोड़ी जो मुझे बार बार विधायक बनाएगी, कहीं ना कहीं तभी तो विधायक बना रही होगी। मैं उमेश शर्मा काऊ को चुनौती देता हूँ कि तू निर्दलीय चुनाव लड़के दिखा दे। अगर 3000 से 4000 से ज़्यादा तेरे को वोट पड़ जाए तो मैं उस दिन तेरा जो है गुलाम बन जाऊंगा। 4000 3000 वोट मिलते रहे हैं, कभी केतली का चुनाव निशान लेके आए, कभी कुछ लेके आए। और वो केतली तुम्हें बड़ी फेमस है, यहाँ पे केतली रेस्टोरेंट भी खोल रखा है ग्राम समाज की ज़मीन में। यहाँ भी ज़मीनों में क्या घोटाले कर रखे हैं। लेकिन वो पक्की चीज़ क्यों नहीं करा पा रहे, जिससे कि वहाँ पर सड़क पुख्ता ही रहे, या फिर लगातार कभी बार बार ही हर बार कुछ महीनों में ऐसा हाल हो जाता है? पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं कर पा रहे काऊ जी? यही तो भ्रष्टाचार है। अगर वहाँ पर अस्थाई समाधान हो जाता तो हर बार जो है ठेकेदार को काम नहीं मिलता। ये जो वहाँ से मलबा चोरी कर करके ले जाते हैं, अब वो कई से लोग ऐसे हैं उनके जो यहाँ के मिनी विधायक जो लोग हैं उनके घरों पे जो भराई हो रखी है वो वहीं से हो रखी है। अब उनको पूछा जाए कि तुमने कितनी रॉयल्टी दी भाई, कितना तुमने जो है वो यहाँ पर भराई की, ये कहाँ से आया मलबा, ये सब वहीं से आता है। अगर आपको कांग्रेस से मौका मिलता है रायपुर विधानसभा क्षेत्र से, तो क्या जो सीट 2 बार भाजपा की झोली में है, इस बार आप कांग्रेस की झोली में डालने का काम कर पाएंगे? अगर कोई व्यक्ति हमसे ज़्यादा काबिल है तो कोई बात नहीं, उसका स्वागत होना चाहिए। पर हम कहते हैं कि जब आपके पास, पार्टी के पास श्रेष्ठता की सूची में, ज्येष्ठता की सूची में जब आपके पास कैंडिडेट हो तो निश्चित तौर पर आपको जो है अपने पुराने कैंडिडेट पर भी जो है विश्वास व्यक्त करना चाहिए। और मुझे आशा है कि हमारी पार्टी जो है कोई विपरीत निर्णय नहीं लेगी। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। और इस वक्त हम मौजूद हैं देहरादून की सबसे गर्म और जोशीली विधानसभा क्षेत्र में, रायपुर विधानसभा में। इस वक्त रायपुर विधानसभा का माहौल काफ़ी गर्म हो गया है। जैसे जैसे 2027 विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, तमाम राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक दावेदार अपने अपने चुनावी क्षेत्र से चुनावी बिगुल बजा चुके हैं। और रायपुर खास विधानसभा की अगर हम बात करें तो विधानसभा का माहौल क्यों गर्म है? क्योंकि विपक्ष और पक्ष दोनों आपस में एक दूसरे पर प्रहार करने में लगे हैं। वो प्रहार भी जो है हो रहा है, वो सिर्फ बयानों का नहीं है,
वो कोर्ट नोटिसों का प्रहार है, कभी कोई मामले का प्रहार है। तो आज इन तमाम विषयों को लेकर के लिए हम यहाँ मौजूद हैं हमारे इस खास कार्यक्रम जिसका नाम है कौन बनेगा जनप्रतिनिधि। और आज के हमारे जो मेहमान बड़े ही खास हैं, रायपुर विधानसभा क्षेत्र से लगातार कांग्रेस की तरफ से सक्रिय रहने वाले, जनता के बीच में हर मुद्दे को उठाने वाले, जनता की आवाज बनकर उभरने वाले सूरज सिंह नेगी जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सूरज जी, सबसे पहला सवाल मेरा यही होगा कि भाई सब लोग पूछ रहे हैं कि क्या हो गया है, काऊ जी से आपका पर्सनल मतभेद है या क्या मामला है कि आप उन्हें कुछ नोटिस भेजते हैं, कुछ मामले में उन्हें केस में लेते हैं, तब तक काऊ जी भी आपके ऊपर कुछ केस कर देते हैं। अभी वर्तमान में एक मामला बड़ा चर्चित है, आप एक जो खनन का भंडारण है उसके टीले पर खड़े होकर के आपने वहां पर कार्रवाई करवाई, क्या मामला है, वो क्यों इतना गर्म माहौल हो गया रायपुर में? उमेश शर्मा काऊ जो रायपुर के विधायक हैं, अभी तक ये अपने को बहुत बड़ा विकास पुरुष घोषित करवाए हुए थे, स्वघोषित विकास पुरुष थे। और विकास इनके कार्यकाल में तब हुआ जब विजय बहुगुणा जी मुख्यमंत्री थे और 2012 में विजय बहुगुणा जी को उपचुनाव लड़ना था, इसलिए उन्होंने यहाँ पर थोक में घोषणाएं की। अब उसका लाभ इनको मिलता रहा। फिर संयोग से किरण मंडल जी मिल गए और वहाँ पर जो है विजय बहुगुणा जी वहाँ से उपचुनाव लड़े, मुख्यमंत्री थे। फिर क्योंकि जब विजय बहुगुणा जी मुख्यमंत्री बने थे तो उसके बाद साकेत बहुगुणा को वो लोकसभा का, टिहरी लोकसभा का चुनाव लड़वाना चाह रहे थे। तो उसका फ़ायदा उठा करके उस समय भी जो है रायपुर विधानसभा में बहुत सारी मुख्यमंत्री की घोषणाएं हुई। तो उन घोषणाओं में हर जगह इनके बोर्ड लगे और इन्होंने तमाम छोटे छोटे उसमें जो है बोर्ड लगवाए। तो इससे विकास पुरुष की छवि गढ़ने के लिए अब आप देखिए कि कोई भी बड़ा काम ये रायपुर विधानसभा में नहीं कर पाए। इनकी सोच ही नहीं थी बड़े काम की। और इन्होंने रायपुर विधानसभा में जो अपनी पत्नी के नाम पे 2013 और 14 में 44 बीघे ज़मीन ली और उस ज़मीन पे एक सड़क बनवाई सरकारी पैसे का दुरुपयोग करते हुए। जब हमने उन मामलों को उठाया तो इन्होंने मेरे खिलाफ संगीन धाराओं में फर्जी मुकदमे कायम करवाए। मैं हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट से वो मामला क्वेश हुआ। फिर हमने पत्रकार वार्ता की। उसके बाद इसने फिर दोबारा से अपने किसी चेले को आगे करके फिर एक फर्जी मुकदमा करवा दिया। अब सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि पुलिस प्रशासन हो चाहे जिला प्रशासन हो, सब इनके आगे अधिकारी जो है दुम हिला रहे हैं। वो अपना कर्तव्य भूल गए हैं और हमको परेशान करने की कार्रवाई कर रहे हैं। अभी हमारा ये एक छोटा सा संस्थान यहाँ पर केसरवाला बजेत में है। 15 साल पहले जो है जो निर्मित हुआ उसको एमडीडी का नोटिस, इस इलाके में पहला नोटिस हमको आता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और फिर उसके बाद पर्यटन विभाग से हमारा जो होटल का लाइसेंस है उसको निलंबित कराने का काम काऊ कर रहा है अपने चेलों के माध्यम से। तो ये इस प्रकार से घटिया हरकत पे उतरा हुआ है और ये इतनी नीच हरकतें मैं समझता हूँ कि एक जनप्रतिनिधि को शोभा नहीं देती। एक जनप्रतिनिधि का दायित्व है कि वो लोगों को सुलभ न्याय उपलब्ध कराए और इस प्रकार से नहीं। और इनका जो चरित्र है वो जगजाहिर है। इन्होंने केवल मेरे खिलाफ नहीं किया, मेरे खिलाफ तो मैं चलो 2017 में दावेदारी कर रहा था, 2022 में दावेदारी कर रहा था विधानसभा की। मैं प्रधान संगठन का प्रदेश अध्यक्ष रहा हूँ, तो इसलिए मेरे खिलाफ तो चलो एक प्रतिद्वंद्विता हो सकती है, परंतु ये व्यक्ति किसी को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता जो इसके विपक्ष में आवाज़ उठाता है। और भारतीय जनता पार्टी के हों चाहे कांग्रेस के हों, जो पार्षद हैं जो इसकी जी हजूरी नहीं करते, इसकी चमचागिरी नहीं करते, उनको ये परेशान करने का काम करता है। उनके क्षेत्र में विकास कार्यों में रोड़े अटकाने का काम करता है, उनको व्यक्तिगत रूप से परेशान करने का काम करता है, उन पे फर्जी मुकदमे काम कराने का काम करता है। और इसकी गुंडई, इसकी जो दरिंदगी है वो इतनी बढ़ गई कि अब वो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं उन तक भी पहुंच गई है। और हमारे नेहरू कॉलोनी के पार्षद हैं
डिम्पी भाई, उनके खिलाफ भी जो है ये इसने मुकदमे करवाया है। तो ये सब लोगों को प्रताड़ित करने का काम कर रहा है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अभी आपने एक मामला हाल ही में उठाया जिसके बाद से खास करके विधायक जी और उनके काफ़ी जो समर्थक है उनमें एक आक्रोश दिखा है। वो क्या मामला है जो आपने भी वीडियो बनाकर डाली कि वह आप एक जो खनन का भंडारण वाला क्षेत्र था वहाँ पर आप खड़े हुए थे और आपने एक मुकदमा शायद दर्ज कराया था, क्या वो मामला थोड़ा वो भी बताइए, क्योंकि उसी के वजह से जो है राजनीतिक मामला काफ़ी एकदम उछाल और गर्म हो गया है। क्या मामला था वो? देखिए, उमेश शर्मा काऊ ने एक अनन्या एसोसिएट बनाते हैं, उसकी मुख्य भागीदार जो है इनकी पत्नी सुबोधनी शर्मा है। और सुबोधनी शर्मा के नाम पर इन्होंने दुबड़ी में, डिस्ट्रिक्ट टिहरी गढ़वाल में दुबड़ी तोक में एक स्टोन क्रैशर लगाया हुआ है जो कि नियमों के बिल्कुल विपरीत है। और मालदेवता में डिग्री कॉलेज के पास, इंटर कॉलेज के पास और शिव जूनियर हाई स्कूल के पास रिटेल भंडारण का लाइसेंस लिया हुआ है। तो वो रिटेल भंडारण की आड़ में तमाम नदियों से चोरी चकारी करते हुए सारा स्टॉक वहाँ पर किया गया है। हमने कहा कि वहाँ पर मानकों की अनदेखी की गई है। जो डिग्री कॉलेज से, स्कूल कॉलेज से जो 300 मीटर के मानक का, हॉस्पिटल से 300 मीटर के मानक का जो मानक है उसका पालन नहीं किया गया है। नदी से जो है 500 मीटर दूरी का जो मानक है उसको नहीं देखा गया, अनदेखी उसकी की गई है। सड़क से उसकी जो है दूरी का जो है मुख्य सड़क पे ही उसको भंडारण के अनुमति दी गई है। नियमों के विपरीत थी, और नियमों के विपरीत थी तो हमने जो है हमारे तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता और क्षेत्र के लोगों ने जाके निदेशालय में प्रदर्शन किया, निदेशक को ज्ञापन दिया और उसके बाद फिर जो है वो भंडारण का लाइसेंस निरस्त हुआ है। जबकि वो भंडारण सीज होना चाहिए था, परंतु फिर भी जो है उसके बाद से तो उसके तन बदन में फिर आग लग गई और वो इतने घटिया स्तर पे उतरा हुआ है कि अधिकारियों को प्रताड़ित कर रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, तहसील में बैठा हुआ है। अब आप एक बात बताइए, एक विधायक अगर तहसील में जाकर के पटवारी के पास बैठता है, तहसीलदार के पास बैठता है, कानूनगो के पास बैठता है, कौन सा ऐसा काम है उसका? केवल और केवल गलत काम को अपने सामने बैठ के रिपोर्ट लिखवाता है हम लोगों के खिलाफ। और कई प्रकरणों में वो ये कर रहा है कि अधिकारियों को जो है पकड़ के जो है उनसे बाध्य कर रहा है उनको। पर मैं अधिकारी को कहना चाहता हूं कि मैंने तहसीलदार को भी कहा कि ये काऊ जो है तुम्हें तहसीलदार से पटवारी नहीं बना सकता, तुम्हें तहसीलदार ही रहना है, तुम्हें तहसीलदार देहरादून नहीं रहोगे, दूसरे उसमें रहोगे। पटवारी को हमने कहा भाई ये तुमको चपड़ासी नहीं बना सकता, इसकी बाप की हिम्मत नहीं है कि तुमको जो है चपड़ासी बना दे। परंतु इतना जरूर है कि अगर गलत काम करोगे, गलत रिपोर्टें लगाओगे, हमको परेशान करोगे तो कोर्ट जरूर तुमको जो है घर बिठा देगा। उनके समर्थक तो लेकिन ये कह रहे हैं कि भाई ये जो भंडारण वाला मामला था इसमें तो हम राजस्व बढ़ा रहे हैं। कि आप देखिए कि धामी सरकार लगातार कह रही खनन से राजस्व बढ़ रहा है, तो हमने तो सिर्फ राजस्व बढ़ाने का काम किया है, तो इसमें गलत क्या हो गया? आप मानकों का पालन नहीं करेंगे, ये कौन सी बात है? अवैध खनन करेंगे, अवैध खनन कर करके आप लोग जो है ये अवैध उससे आप राजस्व बढ़ा रहे हैं। तो अपने घर पे क्यों नहीं करा आपने? अगर भंडारण करना है तो उनके जो पार्टनर हैं किशन सिंह नेगी, जो यहाँ के मिनी विधायक हैं, अपने घर पे करवाए ना भंडारण, अपनी ज़मीन पे करवाए भंडारण। उसके घर पे बहुत बड़ा प्लॉट है, वहाँ पे कराए ना। दूसरे लोगों को परेशान क्यों कर रहा है? अच्छा, अगर हम बात करें अब जैसे विधानसभा चुनाव भी नजदीक है, कांग्रेस की स्थिति कितनी मजबूत है इस बार? रायपुर विधानसभा में कांग्रेस की जड़ें कितनी मजबूत हैं, ये क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, रायपुर विधानसभा के जहाँ तक बात है, 15 साल के उमेश शर्मा काऊ के कुशासन से यहाँ के लोग त्रस्त हैं और कोई भी व्यक्ति इनके खिलाफ आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। हमने तो जब इसने शिक्षा निदेशक के साथ बदतमीजी की, मारपीट की, और हमने देखा कि नशे के कारोबार को जो है उमेश शर्मा काऊ का संरक्षण, जो खनन माफिया हैं उनको उमेश शर्मा काऊ का संरक्षण। अरे संरक्षण क्या, तो उमेश शर्मा काऊ सीधा संलिप्त है अपनी पत्नी के माध्यम से। और हर प्रकार के जो भूमाफिया हैं वहाँ उनको संरक्षण। गोल्डन फॉरेस्ट की ज़मीनें इस इलाके में, जितनी रायपुर विधानसभा में आसपास के क्षेत्रों में गोल्डन फॉरेस्ट की ज़मीनें हैं, उन पे फर्जी कागज़ बनवा के जो है उनको खुर्द-बुर्द करने का काम ये कर रहे हैं। तो इसके खिलाफ हमने आवाज़ उठाई तो इनको फिर चीड़ हो गई और इसी कारण मेरे खिलाफ मुकदमे कायम हो रहे हैं। मैंने कहा कि उमेश शर्मा काऊ, तूने माँ का दूध पिया है तो क्या कर सकता है तू हमारा?
हम तो खानदानी आदमी हैं, कल भी 2 रोटी खा रहे थे, आज भी खाएंगे। शौक कोई बड़े हमारे हैं नहीं, महंगे कोई हमारे शौक है नहीं। हम तो ज़मीन के आदमी हैं, हम तो खेती मजदूरी करने वाले लोग हैं, हम तो तब भी करके कमा के खाएंगे। दिक्कतें उनको होती हैं जिनको जो है कुछ करना आता नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखिए कि जो काऊ जी हैं वो 3 बार के विधायक हैं। पहले एक बार कांग्रेस के कार्यकाल में रहे, फिर 2 बार भाजपा के कार्यकाल में। उनका कहना ये है कि भाई जो लोग कह रहे हैं कि उनमें अगर वो विकास नहीं कर रहे होते तो जनता मूर्ख थोड़ी जो मुझे बार बार विधायक बनाएगी, कहीं ना कहीं तभी तो विधायक बना रही होगी। मैं उमेश शर्मा काऊ को चुनौती देता हूँ कि तू निर्दलीय चुनाव लड़के दिखा दे। अगर 3000 से 4000 से ज़्यादा तेरे को वोट पड़ जाए तो मैं उस दिन तेरा जो है गुलाम बन जाऊँगा। नहीं जीत सकता। भाजपा के नाम पर तुम जीते, भाजपा की लहर के नाम पर तुम जीते, कांग्रेस के परिवर्तन के नाम पे तुम 2012 में कांग्रेस से विधायक बने। जब तुम 2 बार चुनाव लड़े निर्दलीय, कितने वोट मिले तुमको? तुमको वही जो है 4000 3000 वोट मिलते रहे हैं। कभी केतली का चुनाव निशान लेके आए, कभी कुछ लेके आए। और वो केतली तुम्हें बड़ी फेमस है, यहाँ पे केतली रेस्टोरेंट भी खोल रखा है ग्राम समाज की ज़मीन में। यहाँ भी ज़मीनों में क्या घोटाले कर रखे हैं, वो सब देखने लायक है। अगर विकास की हम बात करें कि 15 साल का एक विधायक होता है, उसके कार्यकाल मतलब एक बड़ा कालखंड है 15 साल। आपको लगता है, आप जैसे जगह जगह जाते हैं रायपुर विधानसभा में, तो जितना विकास एक विधायक के कार्यकाल में होना चाहिए उतना क्या रायपुर विधानसभा का विकास हो पाया? कुछ नहीं हुआ। विधायक निधि का दुरुपयोग हुआ है। जितने भी ठेके हैं, अभी आप जाइए द्वारा में जो है बरसात के महीने में वहाँ पेयजल की त्राही हो रही है। 1.5 करोड़ रुपया जो है लाइन शिफ्टिंग के लिए वहाँ पे सौंग बांध परियोजना से आया। और उमेश शर्मा काऊ के चूँकि चुनिंदा व्यक्ति को ठेका नहीं मिल रहा, तो इसलिए उन्होंने ठेकों को निरस्त करवाया। फिर जब अपने लोगों को ठेका मिला, उसके बाद जो है उस लाइन का कोई पता नहीं आता नहीं, करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद भी, और आज वहाँ पर पानी नहीं है। ऐसे विकास होता है? विकास केवल इनका जो है हर काम में, कोई सड़क का ठेकेदार हो, कोई बाढ़ सुरक्षा का ठेकेदार हो, कोई कहीं भी ठेकेदार हो, सब में जो है विधायक की पत्ती होती है। और बड़े बड़े नारे लगाते हैं कि हमने यहाँ पर केसरवाला के पास में एक सड़क थी, वहाँ पर जो है पिछले साल बरसात में वो सड़क बही, तो विधायक ने वहीं से पत्थर उठवा के वहीं से वो जो है वो कर दिया। नाम ये हुआ कि हम लोग जो है यहाँ पर विकास कर रहे हैं। ये आपदा में भी अवसर ढूंढने वाले लोग हैं। और सौंग नदी में आप देखिए कि रायपुर विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 10 करोड़ का काम जो है सिंचाई विभाग के उससे हुआ, और उसमें 10 करोड़ में 1 रुपये का काम कोई पक्का निर्माण नहीं है, केवल चैनलाइज का काम जो है हुआ। 10 करोड़ में तो ऐसी योजना बन सकती थी कि जो है 10 साल के लिए 20 साल के लिए इलाका सुरक्षित हो सकता था। परंतु क्योंकि पक्का काम होगा, एमबी बनेगी, कुछ बनेगा, लोगों की नज़र में आएगा, 5 साल बाद 2 साल बाद भी उसकी चेकिंग हो सकती है। परंतु ये रिवर ट्रेनिंग का जो काम है, ये चैनलाइजर का काम है, इसका कोई वो नहीं। लेकिन शाम को होता है, फिर सुबह को बह जाता है। जो मैंने खुद देखी थी कि हम यहाँ माल देवता की तरफ जाते हैं, सिरला वाली जो ऊपर सड़क योजना बनी हुई है, यहाँ पर आपने देखा कि काफ़ी जो है मसूरी विधानसभा भी लगती है, वहीं से रायपुर विधानसभा भी लगती है। एक जो बीच में मोड़ आता है जहाँ पर लगातार ऊपर से बरसात का पानी भी आ रहा होता है, और जो रोड की हालत है कई समय से वैसी की वैसी ही। लेकिन अभी बीच में जब हम गए तो बता रहे थे कि काऊ जी खुद आए और उन्होंने जेसीबी से खुद मलबा हटवाया, ये करवाया, तो पक्की ये सब उन्होंने करवाया। लेकिन वो पक्की चीज़ क्यों नहीं करा पा रहे जिससे कि वहाँ पर सड़क पुख्ता ही रहे, या फिर लगातार कभी बार ही हर बार कुछ महीनों में ऐसा हाल हो जाता है? पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं कर पा रहे काऊ जी? आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया कि जैसे मैंने पहले कहा कि आपदा में अवसर, अगर एक बार उसको पक्का करा देंगे तो वहाँ से जो मलबा आता है और जो जेसीबी का रोज का खर्चा होता है, जेसीबी 2 घंटे लगती है, 10 घंटे दिखाते हैं। तो ये जो नेताओं का, अधिकारियों का और ठेकेदारों का जो गठजोड़ है, ये जनता को परेशान कर रहा है। जनता की जो टैक्स की कमाई है उसका दुरुपयोग हो रहा है। यही तो भ्रष्टाचार है। अगर वहाँ पर अस्थाई समाधान हो जाता तो हर बार जो है ठेकेदार को काम नहीं मिलता। ये जो वहाँ से मलबा चोरी कर करके ले जाते हैं, अब वो कई से लोग ऐसे हैं, उनके जो यहाँ के मिनी विधायक जो लोग हैं, उनके घरों पे जो भराई हो रखी है वो वहीं से हो रखी है। अब उनको पूछा जाए कि तुमने कितनी रॉयल्टी दी भाई, कितना तुमने जो है वो यहाँ पर भराई की, ये कहाँ से आया मलबा, ये सब वहीं से आता है।
तो वो स्थान इनके लिए जो है वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बना हुआ है। लेकिन अभी तो जैसे विधायक ही थे 3 बार लगातार लगे, लेकिन अब तो भाई कुछ समय पहले कैबिनेट मंत्री भी बन गए, कैबिनेट मंत्री का पद भी मिल चुका है, तो मंत्रालय मिलने के बाद से तो कहीं ना कहीं और विकास क्षेत्र का होना चाहिए, और अब जो बजट हो जाता है बढ़ जाता है। ये कौन बने मंत्री? काऊ साहब, ये तो कह रहे हैं कैबिनेट मंत्री हो गए अब तो हम। कैबिनेट मंत्री? कौन से विभाग के मंत्री हैं? मुझे हमें तो आज तक यही पता नहीं कि कौन से विभाग के मंत्री हैं। हाँ, इतना जरूर ये कहते हैं कि जो मैं कहता हूँ वही मुख्यमंत्री करता है। अब जो काऊ बोलेगा वो मुख्यमंत्री को करना पड़ेगा, ऐसा ये कहते हैं। सुना है मैंने ऐसे कहते हुए, खुद मेरे से कहा इन्होंने कि तू चिंता क्यों कर रहा है, ये तो जो मैं कहूँगा वो मुख्य धामी को करना पड़ेगा। तो मैंने कहा भाई हो सकता है आप सुपर सीएम हो, हम सीएम तो धामी जी को मान रहे थे, आप हो सकते हैं कि आप सुपर सीएम हो। अच्छा, जैसे कि एक चीज़ और भी देखने को मिली कि जिस तरह से अभी काऊ जी का एक विरोध जो है वो बड़े जमकर देखने को मिल रहा है। विपक्ष तो विरोध करता ही है क्योंकि विपक्ष की भूमिका है, लेकिन खुद के भाजपा और राजनीतिक संगठन जो संघ का है वहां पर अभी उनके खुद के कार्यकर्ताओं से एक वीडियो हम देख रहे थे जिसमें वो भिड़ते हुए नजर आ रहे थे, तो एक आक्रोश था दिख रहा है। तो जब खुद के ही कार्यकर्ताओं से भिड़ेंगे तो आपको लगता है कि इस बार इन सब चीज़ों का लाभ कांग्रेस को रायपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव में होगा? देखिए, मैंने पहले भी एक बार कहा था कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसने काऊ को ठगा नहीं। 2012 में हम लोग इसके स्टार प्रचारक थे, इसको भाषण देना नहीं आता और कभी ये सीधे रूप से चुनाव नहीं जीता। 1988 में ये पंचायत का सदस्य बना, उप प्रधान बना, इसके पिताजी प्रधान बने और इसने जो है अपने पिताजी से इस्तीफा लेके जो है अपना आप जो है प्रधान बन गया बैकडोर से। उसके बाद ये दोबारा कभी प्रधान नहीं बना। भूपेंद्र फरासी चुनाव जीते थे, उसको किस किस तरीके से षड्यंत्र करके इन्होंने हराया, वो फिर तब जाके वो भी बैकडोर से षड्यंत्र करके ये प्रधान बना। हाँ, एक बार ये मेयर डिप्टी मेयर बना था, उसके समय पार्षद का चुनाव जरूर ये जीता था। तो ये कोई चुनाव सीधा जीता नहीं, हर बार ये ऐसे करके जीता। तो 2012 में हम इसके स्टार प्रचारक थे, सारी मीटिंगों का में भाषण मैं देता था, जनता को प्रतिलामबंद करने का काम हम करते थे। मैं प्रधान संगठन का प्रदेश अध्यक्ष था और उस समय ये रायपुर विधानसभा के अधिकांश गांव जो है ग्रामीण थे, यहाँ के प्रधान मेरे संपर्क में थे क्योंकि हमने पंचायतों को अधिकार दिलाने के लिए बहुत लंबी लड़ाइयाँ लड़ी। 24 दिन रायपुर विधानसभा के बाहर हमने धरना प्रदर्शन किया, कई बार सचिवालय का घेराव, मुख्यमंत्री आवास का घेराव, यहाँ तक कि दिल्ली जंतर मंतर पर मैं उत्तराखंड के प्रधानों को लेकर मैंने धरना दिया। और इसलिए प्रधानों से अच्छी वो थी, पंचायतों में अच्छा संदेश था, तो हमारे कहने पर लोगों ने इसको वोट दिया और ये विधायक बन पाया। इस बार अगर आपको कांग्रेस से मौका मिलता है रायपुर विधानसभा क्षेत्र से, तो क्या जो सीट 2 बार भाजपा की झोली में है, इस बार आप कांग्रेस की झोली में डालने का काम कर पाएंगे? निश्चित तौर पर जो हम लोग काम कर रहे हैं इतने समय से, और ये काऊ का विरोध करने की जो हिम्मत है, काऊ के गलत कामों को उजागर करने की जो हमने हिम्मत उठाई है, जो हम सर पे कफन बांधकर घर से बाहर निकले हैं, जनता उसको सराह रही है। और मेरे पास तमाम लोगों के, वो भारतीय जनता पार्टी के हों या दूसरे दलों के हों, तीसरे दलों के हों, मुझे कह रहे हैं कि आप ही एक ऐसे आदमी हैं जिन्होंने इसको खुले रूप से चुनौती देने का काम किया है। आप इसके अत्याचारों से, इसके जुल्मों से डर नहीं रहे हैं और निरंतर जो है इसके मामलों को उजागर करते जा रहे हैं। मैंने कहा देखिए, अभी तो ये ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है और अभी देखते रहिए कौन कौन से जो है मैं इसके भ्रष्टाचार के मामले जो है खोलता हूँ, उजागर करता हूँ। तो अभी तक ये जो है इसके जो भ्रष्टाचार के मामले थे, कोई भी आदमी जो इसके खिलाफ जो चुनाव लड़ा है या जो भी तैयारी कर रहे हैं, जो विभिन्न दलों के भी लोग हैं, वो इसके खिलाफ इस डर के मारे कि कहीं किसी का घर ना तोड़वा दे, कहीं किसी का होटल ना तोड़वा दे, किसी का कुछ ना करवा दे, कहीं किसी पे मुकदमा ना करवा दे। तो मैंने कहा कि करवा जितने करवा सकता है। हमारा 31 साल पंचायतों का कार्यकाल, कोई 1 रुपए का दाग लगा दे कि कहाँ हमने भ्रष्टाचार किया है, किसी से पैसा लिया, किसी का पैसा खाया, कोई गलत संपत्ति जब बनाई है तो कोई बताए। तो हमने कहा तो हमारा कुछ नहीं कर सकता, लाइसेंस का निरस्त करा देगा, कोई बात नहीं, मैं कांग्रेस का कार्यालय खोल दूंगा, चुनाव कार्यालय खोल दूंगा यहाँ। आखिर कितने दिन तुम परेशान करोगे? सत्य को तुम परेशान कर सकते हो पर पराजित नहीं कर सकते। तो मैं जो पहले कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी जो इससे जो नाराज़ हैं, वो इसलिए नाराज़ हैं कि इसने जिसने इसको साथ दिया
उसी को इसने ठगने का काम किया, उसको डंक मारने का काम किया। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी इसने जो है डंक मारने का काम किया, उनको प्रताड़ित करने का काम किया, उनको हतोत्साहित करने का काम किया। इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी के लोग भी इससे नाराज़ हैं और कांग्रेस के लोग तो नाराज़ हैं ही हैं। अगर क्या कहें, इसको भारतीय जनता पार्टी अभी भी इसको टिकट देती है तो कांग्रेस की सीट निश्चित तौर पर इस बार कांग्रेस के पक्ष में। सवाल मेरा ये रहेगा कि जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग जो है दल बदल की राजनीति करते हैं, खास करके ऐसे लोगों को कांग्रेस में हरीश रावत जी उजाड़ू बल्द का नाम कहकर कहते हैं कि जो दूसरे दल में जाके उसको उजाड़ने का काम करते हैं। आपसे अगर हम बात करें, काऊ जी पहले कांग्रेस में थे, उसके बाद वो भाजपा में चले गए और वर्तमान में जो अब कांग्रेस से यहाँ से भी दावेदारी कर रहे हैं महेंद्र सिंह नेगी गुरुजी, वो भी पहले भाजपा संगठन में थे, उसके बाद अब वो यहाँ कांग्रेस में दावेदारी कर रहे हैं। तो एक सवाल ये है कि जब एक पक्ष का आदमी दूसरे पक्ष में चला जाता है, उसके बाद वो वहाँ से टिकट की दावेदारी करता है और मान लीजिए टिकट उसको हो जाता है, तो जो मूलतः कार्यकर्ता है, जो लगातार संगठन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है, चाहे वो कांग्रेस का हो या भाजपा का, जैसे आपकी अगर हम बात करें, आप हैं या कोई और कांग्रेस से दावेदारी कर रहा है, जो पुराना यहाँ से दावेदार है वो तैयारी करने में लगा है, तो उसकी तैयारी के कहीं ना कहीं जो है वो निराशाजनक नहीं हो जाती जब किसी व्यक्ति को जो इधर से उधर होकर के उसको टिकट मिल जाए या उनको मौका मिल जाए? तो आपको क्या लगता है कि इससे निराशा हाथ नहीं लगती है? देखिए, अगर कोई व्यक्ति हमसे ज़्यादा काबिल है तो कोई बात नहीं, उसका स्वागत होना चाहिए। पर हम कहते हैं कि जब आपके पास, पार्टी के पास श्रेष्ठता की सूची में, ज्येष्ठता की सूची में जब आपके पास कैंडिडेट हो तो निश्चित तौर पर आपको जो है अपने पुराने कैंडिडेट पर भी जो है विश्वास व्यक्त करना चाहिए। और मुझे आशा है कि हमारी पार्टी जो है कोई विपरीत निर्णय नहीं लेगी। अगर मान लीजिए आपको 1% नहीं होता है तो कहीं आप भी उन लोगों की तरह इधर से उधर होने वाला काम तो नहीं करेंगे जैसे काऊ जी करते हैं? देखिए, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी निष्ठा जो है दल बदल की नहीं रही है। 2012 में मैं प्रधान संगठन का प्रदेश अध्यक्ष था और हमारी कैंपेनिंग थी कि जो पंचायत की बात करेगा वो उत्तराखंड पे राज करेगा, और पूरे प्रदेश में माहौल को बनाने का हमने काम किया। अगर हमारे अंदर सत्ता लोलुपता होती, ज़्यादा ही हमको वो होता, तो हम 2012 में विधायक का टिकट मांगते, सौदेबाजी करते कांग्रेस पार्टी से कि कांग्रेस पार्टी को समर्थन के एवज में जो है पूरे उत्तराखंड में प्रधान संगठन के समर्थन के एवज में हमको टिकट दीजिए। हमने तब नहीं मांगा। हाँ, निश्चित तौर पर 2017 में हमने कहा कि अब बहुत समय हमको कार्य करते हुए हो गया, अब हमको जो है विधानसभा का टिकट चाहिए। 2017 में नहीं मिला, 2022 में हमने मांगा। 2022 में नाराजगी के साथ हमने निर्दलीय पर्चा भी भरा था। तो हमारे जो वरिष्ठ नेता थे कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के और केंद्र के, उन लोगों ने हमको समझाया था, उन्होंने आश्वस्त किया था हमको कि आप सीनियर हैं, आपको अगली बार जो है मौका दिया जाएगा। तो निश्चित तौर पर हम लोगों को जो है, मुझे ऐसा विश्वास है कि निश्चित तौर पर पार्टी जो है कंसिडर करेगी। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ में सूरज सिंह नेगी, जिन्होंने अपनी बात को बड़ी खुल करके और बेबाकी से रखा और बताया कि इस बार कांग्रेस किस तरह से परिवर्तन लाएगी रायपुर विधानसभा क्षेत्र में और लगातार ये जनता के बीच में इसी तरह सक्रिय रहेंगे, जनता की आवाज़ को उठाते रहेंगे। आप क्या कुछ सोचना और कहना चाहते हैं इस पूरी तमाम विषय को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और इस तरह की और भी तमाम खबरों को, ग्राउंड रिपोर्ट्स और इंटरव्यूज़ को देखने के लिए देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत धन्यवाद।